नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। बैकग्राउंड काफी कुछ कहता है, मैंने पहले भी आपसे बोला है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। और इस गर्मी में एक तरह से और ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने का काम कर रही है। और करे भी क्यों नहीं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगता है। टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके खिलाफ एक तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है। अब आप ये मत सोचना कि ये रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की है। भाई हमारे यहाँ तो यही होता है कि अगर एक पार्टी सेंटर में है, दूसरी पार्टी स्टेट में है, और कोई रिपोर्ट आती है, और अगर दोनों पार्टी अलग अलग है, तो ये आप मान के चलो कि रिपोर्ट जो भी आएगी वो अगेंस्ट ही आती है स्टेट गवर्नमेंट की। और अगर इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, जैसे हम डबल इंजन बोलते हैं आजकल, मोदी जी अमित शाह बोलते हैं, अगर इस तरह से हम माने तो उस केस में रिपोर्ट वही आती है जो काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करे। भाई ये तो पॉलिटिक्स है, सबको पता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो रिपोर्ट आई है वो हाई कोर्ट ने एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की है, उसने रिपोर्ट दिया है। और इस रिपोर्ट में उसने क्लियरली कहा है कि यह जो दंगा हुआ था मुर्शिदाबाद का, वो पूरी तरह से टीएमसी के उसमें स्थानीय नेता की भूमिका थी। हालांकि राजनीतिक आरोप में कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से प्री प्लान था, बट एसआईटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एसआईटी ने कहा है कि इसमें स्थानीय नेता जो थे, वहां के एक तरह से पार्षद महबूब आलम, उन्होंने किया। और ये कहा गया है कि इसमें मुख्यतः हिंदू समुदाय को, ऐसे ज्यादातर या 99% मान लीजिए, एक एजाज नाम के हैं जो मुस्लिम मरे थे, और ये चंदन दास और एक और देखिए मैं नाम बोल रहा हूं, वो मरे थे। 3 लोग इसमें मरे थे जिसमें एक मुस्लिम थे। तो इसीलिए इसमें ज्यादातर कहा गया है। तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम या काफी हद तक पूरी तरह से हिंदू समुदाय को ही निशाना बनाया गया। अब ऑब्वियसली अगर महबूब आलम ने इसका नेतृत्व किया है, और नेता अगर पागल हो जाए या किसी एक संप्रदाय को फेवर करने लगे, तो फिर वो यही करता है। वैसे भी आप मान के चलिए कि कहीं पर भी कुछ थोड़ी सी चिंगारी उठी है और वो बहुत बड़ा आग का रूप ले रही है, तो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम लोग क्या कर सकें, दबा सकें। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। भाई पॉलिटिक्स में क्या होता है, सिंपल है। कहा जाता है कि न तो पॉलिटिक्स में मुर्दों को जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, उनको जिंदा रखा जाता है। खैर हम यहाँ पर वो बात नहीं करने जा रहे हैं। इसमें यह कहा गया है, एसआईटी की रिपोर्ट पर हम आते हैं वापस। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसमें स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। और इवन ये कहा गया है कि जो भी पीड़ित हैं, उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल किया। ऑब्वियसली आप भी देखो, रोड पर अगर हम कहीं गिर भी जाते हैं, 4 लोग हमें घेर लेते हैं, तो हमारे पास एक ही सहारा होता है, पुलिस का, और हम उन्हें फोन करते हैं। और अगर इस बीच पुलिस भी मदद के लिए नहीं आए, हमारी नहीं सुनवाई करे, तो हम वहां पर असहाय हो जाते हैं। 17 अप्रैल को एक तरह से 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य थे, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के भी सदस्य थे, और इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के, मतलब एक तरह से प्राधिकरण के एक एक सदस्य थे। इस तरह से ये गठित हुई। और एक्चुअल में हुआ क्या था आप समझिए। 17 अप्रैल को ये गठित हुई। 11 और 12 को मुर्शिदाबाद में, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। वक्फ कानून के अगेंस्ट हुआ था। और शुरू में थोड़ी सी हिंसा भड़की थी, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पार्षद महबूब आलम के एक तरह से नेतृत्व में इस हिंसा को एक तरह से खाद पानी दिया गया, और फिर बहुत भयानक रूप ले लिया। और रिपोर्ट के अनुसार इस समय एक गांव है, इसका नाम है बेट बेटबोना, बेटबोना गांव है, हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें 113 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। लूटपाट किया गया है, दुकानों को निशाना पहुंचाया गया, मॉल्स को नुकसाना पहुंचाया गया है। इस बात को लेकर 4 मई को, 4 मई को मुर्शिदाबाद के दंगे पर एक तरह से गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी थी।
लेकिन अब ये था कि गवर्नर की रिपोर्ट होती है, तो गवर्नर की रिपोर्ट में इल्जाम लगाना हो जाता है कि भाई गवर्नर ये कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी टाइप का कोलैबोरेशन नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सरकार है, इन द सेंस उनकी पार्टी का, और न ही हमारा उनसे कोई कोलैबोरेशन है। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है, तो गवर्नर की रिपोर्ट को हम कैसे मान लें? सही है, गलत है, ये अलग चीज है, लेकिन हम इसको कैसे मान लें? तो फिर ये कहा गया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, गवर्नर की रिपोर्ट सही नहीं है, लेकिन अब इसको शायद डिनाय अपनी तरफ से पॉलिटिकल नेता हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको डिनाय करना ममता बनर्जी जी के लिए थोड़ा-सा कठिन होगा, ये मान के चलिए। और उसमें एक तरह से बहुत ज्यादा वो कहा गया है कि पश्चिम बंगाल गवर्नर की रिपोर्ट भेजने के बाद भी आप देखिए, तो एसआईटी ने बताया सारी चीजों को कि ये एक तरह से प्रायोजित था। एसआईटी ने कुछ-कुछ पॉइंट को कहा, बेसिकली 4 पॉइंट कहा। उसने कहा कि 11 अप्रैल फ्राइडे को 2:30 पे हुआ। एक ये भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो फ्राइडे जुमे की नमाज के बाद होती है, 2:30 के बाद ये कहा गया। तो एक तरह से ये भी जा रहा है गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से कि कुछ इसमें साजिश हो सकती है, जो भी मौलाना या जो कुछ भी होंगे, हो सकता है उन्होंने इसको सह दिया हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बेटमोना गांव के 113 घरों को मतलब एक नुकसान पहुंचाया गया, और पहले कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जब महबूब आलम आए, उसके बाद से हिंसा मतलब भड़क गई और ये सारी चीजें हुई। राज्यपाल की रिपोर्ट भी कमोबेश यही है, लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। भाई एसआईटी सुझाव नहीं दे सकती, एसआईटी तो जांच कर रही है। इन्होंने क्या सुझाव दिया कि बांग्लादेश के जो समीपवर्ती गांव है जहां घुसपैठ हुआ है, क्योंकि उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेश का कनेक्शन है। ममता बनर्जी का उपद्रवियों के साथ प्रेम सभी जानते हैं, इसमें केवल ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल का इतिहास ही यही रहा है। जो भी उपद्रवियों के साथ रहा है वो हिंसा में है, पहले कम्युनिस्ट में था, अब ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी को भी देखिए, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या के खिलाफ 10 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि यार फायदा तो इसी में है, तो एक तरह से वो भी इनके साथ हो गई। बांग्लादेशियों के खिलाफ ममता बनर्जी शुरू से मुखर रही, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद समझ में आ गया कि वोट तो हमें यहीं से मिलेगा, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो माना ही जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं, काफी हद तक वो ही इसको सपोर्ट करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो हिंसा के जांच के लिए आयोग की भी गठित करने की मतलब बात की थी राज्यपाल ने, और 356 को एक विकल्प बताया। जो कई लोग कहते हैं कि राज्यपाल 356 चाह रहे थे लगाना, लेकिन उन्होंने विकल्प बताया और साथ ही साथ कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ने कहा कि ये जो हिंसा थी वो प्री प्लान थी, और कहीं ना कहीं एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, अब तो खैर इसके बाद जांच और आगे होगी, और रिपोर्ट के बाद से एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर खड़े करता है। अब जरूर ये बात है कि उस दिन पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया, 100 लोगों से ज्यादा लोगों का एफआईआर किया, लेकिन ये भी बात सही है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। अगले साल चुनाव को देखते हुए जब भी कोई दंगा भड़कता है, ये कहा जाता है कि भाई ये भाजपा की साजिश है। देखिए मेरा मानना साफ है, साजिश भाजपा की हो या यूपी में योगी जी हैं, साजिश अखिलेश यादव की हो, एक बात कह रहा हूं मैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, साजिश अरविंद केजरीवाल जी की हो, लेकिन साजिश चाहे जिसकी भी है, जवाबदेही वहां के गवर्नमेंट की बन रही है। और अगर उसे लग रहा है कि फला पार्टी ने, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटका में, और वो कहते हैं साजिश भाजपा की है। बीजेपी की गवर्नमेंट एमपी में है, राजस्थान में है, कोई दंगा होता है ये बोलते हैं साजिश कांग्रेस की है। ठीक है, आप बोल के निकल जाओगे, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक ही बात है, आपकी सरकार है, आप इसको नहीं रोक पाए, ये आपका फेलियर है। और चीजें तब और भयानक हो जाती है जब आपकी पुलिस भी इसके साथ हो। ये मैं नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है, देख सकते हैं एबीपी का ये लगा हुआ भी है, जो उन्होंने साफ साफ कहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि वहां के लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि जब भी हम किसी ताकतवर से परेशान होते हैं, तो हमारी उम्मीद होती है सरकार पे, हमारी उम्मीद होती है पुलिस पे, लेकिन एक बार आप उनके बारे में सोच के देखिए कि न तो पुलिस उनकी सुनी, और सरकार के जो नुमाइंदे थे वो खुद उनको उनके घर में आग लगाने, रेप, हत्या, इन सब में शामिल हो जाएं, तो फिर फरियाद किससे किया जाए? अफसोसजनक है, दुखद है,
और शर्मनाक भी है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।